दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। आज कांग्रेस की भूमिका क्या रही भारत के अंदर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का जो समय है वह 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 1885 से 1905 तक, 1905 से 1919 तक और 1919 से 1947 तक। 1885 से 1905 तक का जो समय कहलाता है, जिसे हम नरम दल का समय कह सकते हैं। नरम दल या उदारवाद का युग। 1905 से 1919 के बीच का जो समय कहलाता है वह गरम दल का युग कहलाता है, जिसे हम उग्रवाद का युग कह सकते हैं। और 1919 से 1947 तक का जो समय है वह वास्तव में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है। या उसको हम गांधी युग की संज्ञा दे सकते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। 1885 से 1905 तक का जो समय था वह नरम दल का युग था, यानी उदारवाद का युग, जिसमें कांग्रेस की भूमिका एक तरह से भिक्षावृत्ति की रही। अपने ही देश में अंग्रेजों के सामने कांग्रेस एक मंच के जरिए, क्योंकि कांग्रेस एक अपने आप में मंच ही है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उस मंच के जरिए भारत के लिए भारतीयों द्वारा एक तरह से भीख मांगने की जो रणनीति है वह इस समय जारी रही। इस समय कांग्रेस में मुख्य नेता थे जिन्हें नरम दल के नेता कह सकते हैं आप, जैसे दादा भाई नौरोजी, इनकी मुख्य भूमिका थी। इनके अलावा व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी। ठीक है, इस प्रकार के जो नेता थे, इनकी नीति थी भिक्षावृत्ति की, यानी भारत के अंदर ही अंग्रेजों के समक्ष भीख मांगकर शासन चलाना, कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए भीख मांगना, सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भीख मांगना, अपने देश को सुधारने के लिए भीख मांगना, इस तरह की रणनीति चलती रही। कांग्रेस में इस टाइप के नेता थे। ये नेता पूरी तरह से अंग्रेजों के काफी भक्त थे। इनको ब्रिटिश शासन अच्छा लगता था। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। ठीक है, इस दरमियान जब कांग्रेस के नेता इस तरह की राजनीति करने लगे तो 1905 के आसपास एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो टर्निंग पॉइंट था 1905 के आसपास भारत का वॉयसरॉय बना लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को लग रहा था कि बंगाल में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी पैदा होते हैं। आप भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति पैदा हुए हैं वह बंगाल में हुए हैं। ठीक है, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। जिसे पुस्तकों की भाषा में बंग भंग कहा जाता है। अब ये क्यों किया? क्योंकि बंगाल में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। मुसलमानों के लिए अलग से शासन व्यवस्था और हिंदुओं के लिए अलग शासन व्यवस्था।
तो कांग्रेस के मंच के जरिए लॉर्ड कर्जन ने भारतीय को भड़काने का प्रयास किया, जिसमें मुसलमानों को अलग से और हिंदुओं को अलग से, ठीक है, मुसलमानों को इस तरह से उकसाने का प्रयास किया कि तुम लोग पिछड़े हुए हो, तुम लोग कब अपनी मांग रखोगे। हमेशा कांग्रेस अपनी ही मांग को दोहराती है, ठीक है। इसी लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को एक गंदी चीज भी कहा था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया भाषाई आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर, और इसी वजह से 1906 के आसपास मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका में, वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की सर आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, जब बंगाल विभाजन किया गया तो भारतीय नेताओं में एक सोच डेवलप हुई कि इस तरह से तो ये अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके, हिंदी में बोले तो फूट डालो और राज करो, ये क्या था? यही तो चीज है जो लंबे समय तक हिंदुस्तान में करते आए हैं ये अंग्रेज। फूट डालो और राज करो की रणनीति को जारी रखते हुए भारत का इस तरह से विभाजन करते रहेंगे, यानी भारतीय सोच का विभाजन करते रहेंगे, भारत का बंटवारा करते रहेंगे, तो हम आपस में कभी एक नहीं हो सकते। ये बात कांग्रेस के कुछ उग्रवादी नेताओं ने उठाई। भैया, जब नरम दल का समय था तो उसमें कुछ गरम खोपड़ी के लोग भी तो आएंगे। तो कुछ बंगाल के गरमपंथी नेता यानी उग्रवादी नेता ने सोचा कि अंग्रेज कौन होते हैं भारतीयों का फैसला करने का। ठीक है, तो ये 1905 में उग्रवाद का जन्म बंगाल विभाजन की वजह से हुआ था और कांग्रेस ने मजबूर कर दिया कि वो बंगाल का विभाजन रद्द करे। इसलिए 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और 1911 में ही राजधानी, भारत की राजधानी जो है, पहले कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन तो रद्द कर दिया, कांग्रेस के नेताओं में गरमपंथी नेता भी आने लगे। और गरमपंथी नेता कैसे और किस समय आए? 1906 में। देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 से लगाकर आज दिन तक कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। कभी कभार ऐसा कोइंसिडेंट हो तो नहीं हुआ, लेकिन हर साल अधिवेशन होता था और हर साल अधिवेशन में कांग्रेस का नेता चुना जाता था। 1906 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के अध्यक्ष एक गरमपंथी नेता चुने गए, जिनका नाम था रास बिहारी बोस, जो बंगाली थे, उग्रवादी नेता थे, जिन्होंने, मैं किताबी भाषा से आपको ना समझाऊं, अपनी लैंग्वेज में समझाऊं, तो ऐसे नेताओं को लगता था कि कांग्रेस के मंचों के जरिए अगर हम भिक्षावृत्ति की राजनीति को अपनाते रहे तो परिणाम ऐसे मिलेंगे, बंग भंग। भीख मांगने से नहीं मिलेगा, कान पर मारने से मिलेगा। यानी यहां से उग्रवादी सोच डेवलप।
और इसी उग्रवादी सोच में स्वराज, स्वराष्ट्र जैसी राष्ट्रवादी धारणाएं पनपी। यानी वास्तव में देखा जाए तो 1905 के बाद ही हम भारत के लिए लड़ने लगे थे। इससे पहले भारत की राजनीति नहीं चलती थी। आप जरा एक बात सोचिए, 1857 की क्रांति अगर कामयाब हुई होती तो क्या भारत आजाद हो पाता? नहीं, रियासतें आजाद। आप मुझे बताइए, कौन भारत के लिए लड़ रहा था? कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपनी पर्सनल टेंशन के लिए लड़ रहा था। भारत के लिए कौन लड़ रहा था? चलो 1857 से 1885 के बीच में देखें, या 1885 से 1905 के बीच में देखें, कौन भारत के लिए लड़ रहा था? सब लड़ रहे थे भिक्षावृत्ति की राजनीति के कारण और अपने सीट के लिए, या फिर यूं कहें तो सामाजिक कुरीति के लिए, अपने समाज के लिए। अब ऐसी कंडीशन में अगर भारत में उग्रवाद का उदय होता है, उग्रवादी सोच डेवलप होती है, तो क्या मुस्लिम लीग को यह बात पसंद आएगी? कतई नहीं आ सकती। मुस्लिम लीग को यह लगने लगेगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और वह कभी मुसलमानों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। यानी कर लिया, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों की रणनीति तो शुरू से कायम रही थी। और किस प्रकार से भारतीयों के अंदर, जो हमेशा हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण एक रहते आए थे, किस तरह से उनके दिमाग में जातिवाद की, संप्रदाय की इन्होंने जो पिन चुगोई, इन्होंने जो जहर घोला, गोबर भरा, वो आप इस वाले टॉपिक के अंदर बारी बारी से मैं बताता चलूंगा 1885 से 1947 तक। वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रवादी सोच भारत के लिए स्वराज अपना राज, स्वराष्ट्र अपना देश जैसी राष्ट्रवादी धारणा बंगाल विभाजन के बाद ही आ पाई थी, उग्रवादी सोच के बाद। ठीक है, इस उग्रवाद के समय में भारत में बम और बंदूक की बात होने लगी, देश के लिए बात होने लगी, भीख नहीं मांगेंगे, अपना अधिकार जताएंगे, ऐसी बात होने लगी। इस कारण से मजबूरन बंगाल विभाजन भी रद्द करना पड़ा था। 1905 से 1919 का समय जो है गरम दल का समय कहलाता है, उग्रवाद का युग कहलाता है। इसमें प्रमुख नेता थे, आपने नाम सुना होगा, लाल बाल पाल, संयुक्त रूप से कहा जाता है। लेकिन ये नाम क्या थोड़ा सा राइमिंग में बैठता है ना, इसलिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपिन चंद्र पाल की इतनी महती भूमिका थी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल की इतनी कोई विशेष भूमिका नहीं थी। इसकी बनिस्पत अगर रास बिहारी बोस को डालते तो अच्छा रहता। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसी सोच इस समय डेवलप हो चुकी थी। हालांकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस बाद में आएंगे, लेकिन उनकी सोच जो है यहां मूल रूप से डेवलप हुई थी। अब इस सोच के बाद भारत में क्या हुआ, वो समय है 1919 से 1947 का, जिसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कह सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का प्रयास कह सकते हैं। और इसमें आएंगे हमारे साबरमती के समय। एक सेकेंड, क्या भीख मांगने से आजादी मिलेगी? नहीं। तो क्या बम और बंदूक से आजादी मिलेगी? नहीं। तो फिर कैसे मिलेगी? आप सोच रहे होंगे कि एक बार तो सर कह रहे कि इधर भीख मांगने से आजादी नहीं मिलेगी, बम और बंदूक से आजादी मिलेगी, अब कह रहे हैं उससे भी नहीं मिलेगी। एक बात बताऊं मैं आपको, ब्रिटिश शासन 71 कंट्रीज में था। (1858) का एक्ट, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसी समय भारत राष्ट्रमंडल देश बना।
राष्ट्रमंडल देश, इंग्लिश में बोले तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये वो देश हैं, राष्ट्रमंडल देश यानी ये वो देश जो ब्रिटिश शासन के अधीन रह चुके हैं। राष्ट्रमंडल देश का सदस्य होना गौरव की बात नहीं है, ये गुलामी का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल वो देश हैं जो कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन के अधीन रह चुके हैं। आज भी इन राष्ट्रमंडल देशों की जो हेड हैं वह महारानी ही है, आज भी, जिन्हें महारानी एलिजाबेथ कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्य संख्या 72 है। 72वां कंट्री खुद ब्रिटेन है, बाकी 71 उसके गुलाम हैं। अब खुद ब्रिटेन ही उसका सदस्य नहीं बनेगा तो कैसे होगा? तो राष्ट्रमंडल देश कुल 72 हैं, लेकिन उसमें से 72वां जो देश है वो ब्रिटेन खुद है और 71 देश उसके गुलाम हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री भी शामिल है। आज भी इन देशों के अंदर हमारा राजदूत भेजते हैं ना, तो उस राजदूत को राजदूत नहीं कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं, उच्चायुक्त कहते हैं। ठीक है, राजदूत कहाँ का होता है? जो स्वतंत्र देश हो उस राजा का राजदूत कहलाता है। ठीक है, तो गांधी जी ने सोचा कि भीख मांगने से या बम और बंदूक की बात करने से देश आजाद नहीं होता। तो कैसे आजाद होंगे? आप सोचिए भैया जरा, जिस देश का 71 देशों पर राज हो वो देश कितना शक्तिशाली है। क्या आप उसे बम और बंदूक या गोली से डरा सकते हैं? नहीं। ये मेरी बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मेरे अंदर गांधी जी घुसे हुए, इसलिए वो देश ऐसे आजाद नहीं होता। ऐसी बात करने वाले खुद दुनिया से आजाद हो जाते हैं, लेकिन देश आजाद नहीं होता। चलो मान लो कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनका शहीद होना बड़े देश के लिए सम्मान की बात है, मैं उनकी शहीदी को सलाम करता हूं। लेकिन एक बात बताइए, उनके फांसी पे चढ़ने से क्या देश आजाद हुआ? वो खुद फांसी पे चढ़ के दुनिया से आजाद हो गए। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी अभी क्या कहा, मेरे अंदर गांधी जी घुसे हुए, मैं गांधी जी की सोच बता रहा हूं। ऐसे देश आजाद नहीं होते। इनकी सोच थी कि देश आजाद होंगे असहयोग से। ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य भारत पर क्या है? व्यापार। और व्यापार में अगर हम ब्रिटिश शासन को असहयोग करेंगे तो क्या लंबे समय तक वो हिंदुस्तान पर टिक पाएंगे? भैया ये तो वही वाली बात हो गई कि सोचिए, किसी दुकानदार जो आपसे ज्यादा भाव लेता है, उस दुकानदार की दुकान पर आपने जाना बंद कर दिया तो क्या वो लंबे समय तक दुकान टिक पाएगी? नहीं। ये गांधी जी की सोच है। देश आजाद होते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय शब्द भी कितना प्यारा है, यानी विनय पूर्वक आज्ञा का उल्लंघन। देश आजाद होता है सत्याग्रह से, सत्य के लिए आग्रह करना। और वास्तव में साबरमती के संत ने ये कर दिखाया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गांधी युग की, जो मूलतः स्वतंत्रता आंदोलन है, और इसमें कैसे कैसे भारत स्वतंत्र बना और भारत ने आजादी का प्रयास क्या किया, किस तरह से किया, उसके बारे में हमारी गहन चर्चा होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ रही है। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, लेकिन किसी में टेक्निकली इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी समस्याएं हमें फेस करनी होती हैं। कभी वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं होती, कभी वॉइस आती ही नहीं, तो कभी क्लियरिटी की प्रॉब्लम। तो मैं शॉर्ट वीडियो के जरिए ये देखना चाहता हूँ कि ज़्यादा हमारा जो समय है ज़ाया ना हो, क्योंकि एक लंबा वीडियो बनाएंगे और उसके बाद में वॉइस क्लियर नहीं हुई तो फिर वैसे ही नेचुरली इतनी मेहनत करने के बाद में हमारी मेहनत में पानी फिरे तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। सो मैं थोड़े से शॉर्ट वीडियो यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपका टॉपिक पूरा अगले वीडियो में हम करेंगे। फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू।